आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस केवल भारत सरकार के लिए नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण दिवस भारत के इतिहास के लिए। जब देखा जाता है कि किसी भी देश का पथ, आकार और दिशा बनाने में कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक प्रगति, ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की समस्त जनता के आशीर्वाद, भारत की समस्त जनता की साथ को लेकर संभव हो पाया है, उस पर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा की सरकार है, सुशासन की सरकार है और गरीब कल्याण की सरकार है। ये हमारे मूल मंत्र केवल नहीं हैं, लेकिन ये एक तरीके से सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ जब गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के विषय को लेकर सरकार आगे चल रही है, तो अगर हम देखें कि जो पीड़ितों और वंचितों को अधिकार देने का एक क्रांति और एक जंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा छेड़ा गया है, इस विषय के साथ कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और जब सबका साथ हो, सबका विकास हो, उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत का विकास हो। पिछले 68 वर्षों में भारत की आजादी के समय से जो स्थिति उत्पन्न हो पाई है, उस पर अगर हम विश्लेषण करें तो आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न होती है। भारत ने पूर्व में भी विश्व का नेतृत्व किया है। 1820 में जब पूरे विश्व के घरेलू उत्पादन का दर हम देखते थे, भारत उस समय में, उस सदी में, उस कालखंड में पूरे विश्व के घरेलू उत्पादन का दर का करीब 16% भाग होता था। और वही 16% भाग से 2014 तक हम लोग 2.6% तक सिमट गए। पिछले 9 वर्षों में जो पुरानी एक प्रवृत्ति थी भारत के प्रति, देखा जाता था कि तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को पिछड़ा समझा जाता था। उसी के साथ अगर हम देखें कि विकसित देशों के साथ भारत को एक शागिर्द के रूप में देखा जाता था, और वहीं एक भ्रष्टाचार का आलम था, और सरहद पर विदेशी ताकतों के समक्ष भारत कभी भी अग्रसर नहीं हो पाता था। और आज अगर हम जो स्वरूप देखें पिछले 9 वर्षों का, कभी कभी लगता है कि विश्वास नहीं होता है कि वही भारत है। जो परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन हम लोग ला पाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो औपनिवेशिक
एक छवि होती थी भारत की, आज वो परिवर्तित होकर आत्मनिर्भर छवि बन चुकी है। और उस आत्मनिर्भर छवि के साथ साथ इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने कल संसद भवन के लोकार्पण में देखा, जो भारत की प्रगति, भारत की विकास के प्रतिबिंब के रूप में आज खड़ा हो चुका है। संपूर्ण भारत का समावेश है उस इमारत में, जहां एक तरफ आधुनिकता को अपनाया गया है, वहीं प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मूल्य, प्राचीन सिद्धांत, भारत के कोने कोने की क्षमता, एक एक राज्य की क्षमता अलौकिक रूप से उस इमारत में आज शामिल हो चुकी है। तो वो संसद भवन प्रजातंत्र की जननी के रूप में केवल नहीं, लेकिन हर एक भारतवासी की आत्मा, आशा और अभिलाषा की प्रतिबिंब आज बन चुकी है। तो एक परिवर्तन मेरे भाइयों और बहनों आया है, और आज वही भारत जो 11 नंबर पर था आर्थिक विकसित देशों के रूप में 2014 में, आज वही भारत 9 वर्षों में 5 नंबर पर आ चुका है। और हमने किसको पीछे छोड़ा है? जिस देश की विचारधारा थी भारत के ऊपर राज करने की, उस यूनाइटेड किंगडम को 6वें जगह पर रखकर आज भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। और यह अंत नहीं है, यह तो महज शुरुआत है इस सफर की। और आपके द्वारा दर्शकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 तक यही भारत तो 11 नंबर पर था, जो आज 5 नंबर पर है, 2030 तक वही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाली है। जापान और जर्मनी को आने वाले 7 सालों में हम पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले। आर्थिक रूप की दृष्टिकोण अगर हम देखें तो आज भारत में आर्थिक प्रगति 6.1% के आधार पर बढ़ रही है, जो आज विश्व में एक नया कीर्तिमान है। सबसे विकसित प्रगतिशील देश के रूप में आज भारत उभर रहा है। सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे नौजवान देश, 140 करोड़ की आबादी, 70% देश की जनता 35 वर्ष की आयु के नीचे, मतलब 90 करोड़ लोग। मानव संसाधन की शक्ति आज भारत की आप देखो, अमेरिका की 3 गुना आबादी, यूरोप की 1.5 गुना आबादी, सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे बड़े युवा शक्ति का देश और सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश। आज ये छवि भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर बन चुकी है। और इसके पीछे कई स्तंभ हैं, कई नींव हैं, कई योजनाएं हैं, कई संकल्प हैं। और उन नींवों पर, संकल्पों पर, योजनाओं पर थोड़ा प्रकाश में डालना चाहूंगा। सरकार की पहला संकल्प कि गरीबों का उत्थान, गरीबों के लिए सेफ्टी नेट। एक समय था हमारे देश में जहां केंद्र में बैठी हुई सरकार ये कहती थी कि अगर 1 रुपया केंद्र से भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। आज जो रूपरेखा मंत्री जी के द्वारा बनाई गई है, चाहे 50 करोड़ जनधन के अकाउंट की हम बात करें, चाहे यूपीआई की हम बात करें, उसके आधार पर जब केंद्र में, दिल्ली में बटन दबाया जाता है तो वो सीधे लाभार्थी के खाते में
100% पहुंचाया जाता है, बीच में कोई बिचौली नहीं। यह परिवर्तन आज सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता के आधार पर जैम योजना के खाते खोलने के आधार पर आज संभव हो पाई है। कोविड के समय में पूरे विश्व में एक भय का माहौल था। ऐसी महामारी विश्व ने कभी पिछले 100 वर्षों में नहीं देखी थी। स्वाभाविक है, हर देश ने अपने दीवार खड़े कर दिए, और वो भारत जो विश्व में झोली फैलाकर वैक्सीन की गुहार करता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प में जब उन्होंने कहा विश्व के लिए चुनौती है, पर भारत हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित करेगा, और उस संकल्प के साथ जिस देश में एक भी वैक्सीन की आविष्कार या उत्पादन नहीं हुई थी, उसी देश में दो कोविड के वैक्सीन की आविष्कार और उत्पादन क्षमता की शुरुआत की गई। और ऐसा कोविड काल में वैक्सीनेशन का एक अभियान, जो हम देश की बात छोड़ें, विश्व ने न देखा हो। कोविड के समय में 220 करोड़ टीके लगे। हर व्यक्ति जिसे टीका लगा है, अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश में कागज के पर्ची पे लिखा जाता था आपका नाम, जिस दिन पे आप आए हैं और जिस दिन पे टीका लगाया गया है। पर भारत में कोविन एप्लीकेशन के आधार पर, सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति को एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान की गई। यह आसान बात नहीं है मेरे भाई और बहनों। महामारी के समय में ऐसी क्षमता को उजागर करना किसी देश में, और आज वो कोविन की क्षमता विश्व के कई देश भारत से लेना चाहते हैं। केवल भारत में 220 करोड़ टीकाकरण नहीं हुए, लेकिन जो देश विदेश से वैक्सीन्स की आयात करता था, वही देश ने 100 देशों तक जो विचारधारा है हमारी संस्कृति की, हमारी मूल्य की, हमारी पुरानी इतिहास की, वासुदेव कुटुंबक, उसी देश ने 100 देशों तक वैक्सीनों का निर्यात किया, ताकि भारतीयों की तो जान बचाई, लेकिन विश्व के 100 देशों के लोगों की जान बचाने में भी भारत का पूर्ण रूप से योगदान रहा। यह भारत की क्षमता, भारत की बदलती हुई छवि। और जब हम गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां 3.5 करोड़ लोगों को इतिहास में पहली बार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अपने सिर के ऊपर छत दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। 9 साल के अंदर 12 करोड़ करीब नल जल के कनेक्शन। इसके पूर्व अगर पानी का स्रोत होता था, लेकिन घर में टोटी नहीं होती थी, ग्रामीण इलाके में टोटी कहा जाता है, और अगर घर में टोटी थी तो पानी का स्रोत नहीं होता था। पहली बार 12 करोड़ हर घर नल योजना के तहत पानी का स्रोत भी और हर घर में टोटी भी, ताकि हमारी महिलाओं को सिर पर मटके लेकर पैदल जो किलोमीटर चलती थी, उस विचारधारा को समाप्त करने का एक संकल्प प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। ग्रामीण अंचल में करीब करीब 9 वर्षों में 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, गैस सिलेंडर के कनेक्शन। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को
लकड़ी और गोबर के आधार पर चूल्हा जलाना पड़ता था और रोज दिन प्रतिदिन अपने फेफड़ों में 100 सिगरेट का धुआं लेना पड़ता था। उन्हें उज्ज्वला योजना के आधार पर वो राहत भी पहुंचाई गई। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड के ज़माने में आज तक 80 करोड़ हमारे गरीबों को राशन की वितरण की प्रक्रिया आज भी चालू है और उसी के साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को इज्जत घरों का निर्माण किया गया। इज्जत घरों का निर्माण किया गया ताकि सबकी इज्जत, सबका स्वाभिमान और सबकी सुरक्षा, इस योजना के आधार पर 11 करोड़ 72 लाख शौचालय घर घर तक पहुंचाए गए। स्वच्छ भारत की सोच और विचारधारा के आधार पर आज 100% सैचुरेशन इस विषय पर संभव हो पाया है। अगर स्वास्थ्य की सेवाएं हम लोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख तक मुफ्त इलाज आज देश में दिया गया है। 9,300 से भी अधिक जन औषधि केंद्र आज स्थापित किए गए ताकि आसानी से दवाई आम जन को प्राप्त हो पाए। और इसी के साथ साथ जहां यूएस और रूस की आबादी अगर हम लें, उससे भी ज्यादा संख्या 50 करोड़ हमारे लोग लाभार्थी इस आयुष्मान कार्ड के आधार पर रहे। महिलाओं के लिए 1 रुपये पे पैड भी उपलब्ध किया गया है ताकि स्वास्थ्य की पूरी अधोसंरचना और पूरी सेवा देश भर पे हम लोग लागू कर पाए। हमारा राष्ट्र एक किसान प्रधान राष्ट्र है और किसानों की प्रगति, किसानों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। उसी विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जहां हर कृषक के खाते में 6,000 रुपया पहुंचाने का कार्य किया गया है। आज तक 11 करोड़ किसान हमारे देश के इसी योजना से लाभान्वित हुए। कृषि के क्षेत्र में 80% हमारे किसान सीमांत कृषक हैं। उनके एक एक के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष पहुंचाने का कार्य 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,25,000 करोड़ रुपए आज तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा की गई है। हम चाहते हैं विकास हो तो सबका विकास हो, और जब सबका विकास हो, इसी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए 10% का आरक्षण भी दिया गया। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए हमारे दिव्यांगों की कैटेगरी जो 7 तक सीमित थी, उन्हें 21 तक बढ़ाया गया। तो सामाजिक विकास का ताना बाना के साथ साथ अधोसंरचना का ताना बाना का भी एक नई कीर्तिमान हमारे देश में स्थापित हुई है। भारत की पहचान कभी भी बुनियादी अधोसंरचना के आधार पर नहीं होती थी, लेकिन आज अधोसंरचना के क्षेत्र में भी भारत एक सितारे के रूप में उभर रहा है। रेलवे को अगर हम देखें तो हमारा संकल्प है 400 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें से 20 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे मंत्रालय की बात हम करें, अगर नागर विमानन क्षेत्र की हम बात करें तो आजादी से आज तक 68 वर्षों में जहां केवल 74 एयरपोर्ट बनाए गए थे, 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटरड्रोम मिलाकर 74 अतिरिक्त बन चुके। तो जो 68 सालों में हो चुका है, उसे ही हमें 9 सालों में हमने करके दिखाया है। और हमारा सफर यहां नहीं रुकेगा।
74 से हम 148 तक पहुंचे और आने वाले 4 सालों लोग इस आंकड़ा को 200 तक ले जाएंगे, ये मैं विश्वास चाहता हूं। ये वृद्धि केवल बड़े बड़े शहरों में नहीं होगी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लेकिन छोटे छोटे शहरों तक नागर विमानन क्षेत्र की प्रजातंत्रीकरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जहां उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई रेल और नागर विमानन की हमने बात की। आज डिजी यात्रा के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आम जनता के लिए सहूलियत, डिपार्चर गेट से प्लेन तक पहुंचने के लिए केवल 5 मिनटों के अंदर व्यक्ति पहुंच सकता है। यह प्रक्रिया आज 7 एयरपोर्ट्स में पूर्ण रूप से चल रही है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो नई तकनीक विश्व, उसमें भारत एक विश्व लीडर बने, विश्व का नेतृत्व करे, और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड के रूप में परिवर्तित होगा। तो जहां नागर विमानन की हमने बात की है, रेलवे की हमने बात की है, वहां हाईवे की हम बात करें। हाईवे की बजट में 2014 से आज तक 500% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज उसे 3 गुना से भी ज्यादा 37 किलोमीटर प्रतिदिन आज देश में हाईवे बन रहे हैं। जो 68 वर्षों में केवल 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने थे, 9 वर्षों में 53,000 किलोमीटर से भी ज्यादा अधिक नेशनल हाईवे हमने बनाकर रख दिया है। कहने का तात्पर्य कि जो 68 साल में हुआ है, जो 68 साल में हुआ है, वो 9 वर्षों में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ाकर हमने कर दिया है। पहले जमाने में वाटरवे की सूद भी किसी को नहीं थी कि जल के आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था और सुविधा हम लोग प्राप्त कर पाए। आज 111 वाटरवे देश में संचालित है, और इसी के साथ साथ अगर हम मेट्रो की हम बात करें तो जहां देश में एक समय में 248 किलोमीटर की ही मेट्रो की 2014 तक 9 वर्षों के अंदर इसे हमने 3.5 गुना बढ़ाकर 860 किलोमीटर मेट्रो का जाल आज देश में बना दिया है। और जहां 5 शहरों तक मेट्रो सीमित थी, आज वही 15 शहरों तक पहुंच चुकी है। तो जहां हमने सामाजिक विकास की बात की, जहां हमने देश की अधोसंरचना की बुनियाद की हमने बात की, वहीं भविष्य की विचारधारा के आधार पर नए स्तंभ हमें देश में गाड़ने होंगे, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और आज ज्वलंत मांग है शिक्षा के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि ये युवा पीढ़ी ही शताब्दी काल तक, अमृत काल से इस देश की सफर को तय करेगी। और इसलिए जो 30 साल में शिक्षा की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आया, नेशनल के तहत आज पूर्ण परिवर्तन शिक्षा के प्रणाली में हम लोग ला चुके हैं। केवल किताबों की शिक्षा के आधार पर नहीं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की सुविधा भी पहुंचाने की सोच और विचारधारा के साथ ये नई एनईपी की शुरुआत देश में की गई है। आज देश में हम लोग देखें तो जहां 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होते थे, आज 15 हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 700 नए मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना की श्रृंखला की शुरुआत की गई है। करीब 70,000 नए मेडिकल सीट की वृद्धि हुई है। 7 नए आईआईटी लगे हैं, 7 नए आईआईएम बने, और 390 नए विश्वविद्यालय बन चुके हैं।
तो जहां हम लोग कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि हुई, वहीं नए प्रतिबिंब देश के विकास के और प्रगति के, चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, जम्मू कश्मीर या असम के पुलों के रूप में हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में हो, हमारे अटल जी के नामांकन पर अटल हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति की हो, तो ये नई सोच, नई विचारधारा, आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा का निर्माण आज भारत में संभव हो पाया है। इसी के साथ डिजिटल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज 5G टेक्नोलॉजी की स्टैक भारत में बन रही है। सस्ता इंटरनेट, बढ़ती मोबाइल का उत्पादन, और इसी के साथ अगर हम देखें कि भारत की क्षमता आज ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में 45वें पे पहुंच चुकी है। जिस देश में एक यूनिकॉर्न नहीं होता था, आज उस देश में 100 यूनिकॉर्न स्थापित हैं। इसी के साथ 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि पा चुका है। मोबाइल के उत्पादन पे विश्व में दूसरे नंबर, ऑटोमोबाइल के उत्पादन में विश्व में आज भारत तीसरा नंबर। और इसी के साथ साथ जहां हम बात करते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप आज भारत में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आधार पर करीब करीब 1,37,00,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पा रहे हैं प्रशिक्षण के आधार पर। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हर महीने, 70 से 75 हजार बच्चों को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। और खेलकूद के क्षेत्र में हम बात करें, जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था 2020 में, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस, जहां 26 पद हम लोग पा चुके हैं। तो जहां आधुनिकता, जहां सर्वांगीण विकास, जहां गरीबों का कल्याण, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि विरासत भी और विकास भी। और इसी सोच और विचारधारा के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भव्य मंदिर, जो आप और हमारे और देश के 140 करोड़ जनता की आशा और अभिलाषा थी, उसका आज निर्माण होने जा रहा है। और पूर्ण रूप से इस वर्ष के अंत तक और अगले वर्ष की शुरुआत तक वह भव्य राम मंदिर देश में तैयार हो जाएगी। भारत की विरासत को आगे ले जाने की भी सोच और विचारधारा, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। और अगर विश्व स्तर की हम लोग बात करें तो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत को एक करके पूर्वोत्तर में भी जो ध्यान आकर्षित किया गया, जिस पूर्वोत्तर में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे, आज उस पूर्वोत्तर में 15 एयरपोर्ट स्थापित हो चुके। अरुणाचल प्रदेश में 67 वर्षों में एक भी एयरपोर्ट नहीं होता था, आज उसी अरुणाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट हैं। सिक्किम में एक एयरपोर्ट नहीं होता था, आज सिक्किम में भी एयरपोर्ट स्थापित है। उसी के साथ 4016 किलोमीटर का रोड का निर्माण, 23,000 करोड़ के अन्य प्रोजेक्ट। और जहां देश के अंदर विकास और प्रगति हो रही है, वहां भारत की क्षमता विश्व पटल पे भी उजागर हो रही है। अथर्ववेद में लिखा गया था कि पृथ्वी माता है और हम सब उनके बच्चे हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के आधार पर 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू हो रही है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूरे विश्व में 2,200 मेगावाट का आज भादला राजस्थान में स्थापित हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है फ्रांस के साथ मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के अलायंस में 100 देशों को भारत और फ्रांस ने साथ में मिलकर जोड़ा है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट में, जो आज विकसित देशों में ड्राइंग बोर्ड पे भी नहीं है,
कैबिनेट ने 19,000 करोड़ रुपए की योजना ग्रीन हाइड्रोजन के लिए स्वीकृत की है और पर्यावरण को भी साथ में लेकर, चाहे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन सभी क्षेत्रों में ग्रीन स्टील हो, भारत नेतृत्व विश्व का करने के लिए पूर्ण रूप से अग्रसर है। अगर सुरक्षा की हम बात करें तो रक्षा के उत्पादन में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हम लोग पार कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, 23,000 हमारे देश के युवा हमारे भविष्य को सुरक्षित वापस लाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और वैसे ही अन्य जगहों में से 19,000 हमारे भारतीयों को वापस लाने का कार्य किया गया है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक सेतु के रूप में विश्व को भारत के साथ जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। 9 वर्षों में जो कार्य हो चुका है वो कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक अपना अमिट छाप इस देश में छोड़ने के लिए पूर्ण रूप से आतुर है। हमारी नींव मजबूत है, हमारी दिशा सही है और हमारी गति भी तेज है और इस गति से चलते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर 2047 तक भारत एक विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में और भारत विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में पूर्ण रूप से उजागर होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। कि कल जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई संसद का उद्घाटन भी किया और आप सब लोगों ने उसको देखा भी, उसको अनुभव भी किया कि किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन भारतीय संस्कृति में दिखा है। 9 साल बेमिसाल, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, हम सब ने देश के साथ साथ दिल्ली में भी जो अद्भुत कार्य हुए हैं, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। दिल्ली की प्रेजेंटेशन हमने आप सब है, शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो या आवासीय योजनाओं का हो या सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट हों, जिसका जिक्र मैंने कर्तव्य पथ उससे शुरू किया। ऐसी कई जनकारी कल्याण योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली वालों को विशेष रूप से मिली हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में माननीय सिंधिया जी की उपस्थिति के माध्यम से पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, भारत को जो स्थान मिला है, उसके लिए विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी केंद्रीय परिषद को बधाई देता हूँ। हम लोगों ने वो समय भी देखा है, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ संकेत में कह के कि पहले भी हमारे देश से प्रधानमंत्री जाते रहे हैं और विदेशों में अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है कि श्रद्धा भाव से कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके पैरों में झुकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों का सम्मान है, पूरे भारत का सम्मान है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर औपचारिकताएं छोड़कर गले लगा रहे हैं और आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं तो वो आप सबका पूरे भारत। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कह के संबोधित कर रहे हैं तो आप सोचिए कि पूरे भारत को कितनी गर्व की अनुभूति होती है। आज भारतीय मुद्रा में तेल भी खरीदा जाता है, दुबई में भारतीय मुद्रा में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये काम एक रात के काम नहीं है, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की सोच, इसके पीछे का विज़न वो बहुत बड़ा है। और जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जिस संसद भवन को कल हमने
उद्घाटन होते हुए देखा है, हम सबको भी मौका मिलेगा देखने का। लेकिन इतने शॉर्ट समय में इतना बेहतरीन संसद भवन बनाना, भविष्य की योजनाओं को देखते हुए बनाना, तो सही मायनों में मेरा संसद मेरा अभिमान, मेरे देश का अभिमान है। और मैं, चूँकि पूरा विषय 9 साल की योजनाओं पर जाना है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल, आज पूरे देश में इस अभियान को लेकर पत्रवार्ताएं हो रही हैं। और 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर इस पूरे अभियान को सफल बनाने में लगेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने इस परिवर्तन को किया है, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने ये डिसीजन लिए हैं, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने इन परिवर्तन को करने में अपना योगदान दिया है।